नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी चला रखी है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त, मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने मुस्लिम लड़कियों के बारे में एक विवादास्पद फरमान जारी किया है, जिस पर बहस गर्म हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों की तादाद बढ़ रही है जो अपना धर्म छोड़ रही हैं। मौलाना अरशद मदनी के मुताबिक मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म इसलिए छोड़ रही हैं क्योंकि उनको अपने धर्म का सही ज्ञान नहीं है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की है, ताकि वहां उन्हें धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। मौलाना मदनी की दलील है कि कुछ गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से संगठित तौर पर शादी कर रहे हैं और इसके लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव गुलजार आजमी ने इस फरमान पर क्या कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। मर्द और औरत जो नामहरम है उनको इकट्ठा होने के लिए मना किया है। उनकी मिसाल आग और लकड़ी से दी है कि जिस तरीके से आग और लकड़ी एक जगह रहने के बाद उसमें आग पैदा होगी, इसी तरीके से एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत के जमा होने के बाद वो सब कुछ होगा जो दुनिया में हो रहा है। क्या हमारे संविधान ने कहा है कि हर शख्स को उसकी मजहबी आज़ादी हासिल है, वो अपने मजहब पर अमल कर सकता है। और जमीयत उलेमाए हिंद के मुस्लिम लड़कियों के बारे में विवादास्पद बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। अब्दुल हमीद नुमानी मुस्लिम स्कॉलर हैं और अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले स्कॉलर साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब्दुल हमीद नुमानी जी, क्या इस तरह का कोई डेटा है आपके पास भी कि मुस्लिम लड़कियों को संगठित तौर पर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनसे शादी करवाई जा रही है, उन्हें इस बात पर मजबूर कराया जा रहा है कि वो अपना धर्म छोड़ दें? देखिए, ये जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो सोशल मीडिया पे बराबर इस तरह के वीडियोस को जो है अपलोड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो और हर लड़के को जो है शादी पे इतना जो है वो इनाम मिलेगा और इतने दिन जो है वो खाना खर्च मिलेगा और घर दिया जाएगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे एक तरह जो बहस हो रही है और इस तरह जो चित्रण हो रहा है मामले का, इसको लेकर जो है हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में जो है वो गलतफहमियां और भ्रांतियां जो है वो पैदा हो रही है। लेकिन नोमानी जी, मैंने आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल किया था। मैंने आपसे पूछा कि कोई डेटा है क्या? सोशल मीडिया पर तो तमाम तरह की चीजें मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर तो तथ्यात्मक होनी चाहिए। चलिए, मैं आपके पास दोबारा रुक करूंगी। अंबर जैदी एक मिनट रुक जाइए। दूसरी मेहमान भी है हमारे साथ और उन्हीं से जुड़ा हुआ वो मामला भी है। महिलाओं को लेकर कहा गया है, मुस्लिम समुदाय से लड़की आती है अंबर जैदी, और वो जो संगठित होकर उनके धर्म के परिवर्तन होने की बात की जा रही है। अंबर जैदी, इस पर आपकी क्या राय है? कोई आपके पास भी इससे जुड़ी हुई रिसर्च है? देखिए प्रीति, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ और हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है। जो मौलाना मदनी का बयान है वो पूरे तरीके से संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। ना ही आप महिलाओं के लिए कोई फैसला ले सकते हो, ना ही आप किसी और समुदाय के लिए ले सकते हो, ना ही किसी की शिक्षा हमारे धर्म के अंतर्गत आती है, धार्मिक अधिकार के अंदर। हमें क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये हम सबका इंडिविजुअल राइट है। और ये हम लड़कियों को कब तक बुर्कों में या अपनी मुट्ठी में दबा कर रखेंगे? ऐसा कोई भी मामला हमारे सामने नहीं है कि किसी भी मुसलमान लड़की को संगठित रूप से उनको शादी करने के लिए उकसाया जा रहा हो या फंसाया जा रहा हो। बल्कि हमारे सामने इसके विरुद्ध केसेस हैं कि लव जिहाद को लेकर जो केरला में लगातार केसेस आए। इनफैक्ट यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स चले हैं जहां पर कम उम्र की लड़की 14 से 21 साल की लड़की को टारगेट करके उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको सेक्स स्लेवरी के लिए तैयार किया जाता है। इनफैक्ट रिसेंटली अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात है, केरला में एक लड़की पकड़ी गई है जिसको
धर्म परिवर्तन करा के उसको ISI भेजा जा रहा था। जी जी। तो इस तरीके के केसेस लगातार सामने आए हैं। ऐसा कोई भी केसेस हमारे सामने नहीं है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने रिपोर्ट नोमानी जी, अंबर जैदी कह रही है कोई केस नहीं है, ये सब कुछ मनगढ़ंत किया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। और जो है यूपी में और बिहार में इस तरह के कई घटनाएं हैं और मौलाना अरशद साहब के पास इसके जो है आंकड़े हैं और जो है उनके पास प्रमाण है। इसी आधार पे उन्होंने ये बात जो कही है, असल तो जो है वो शिक्षा है असल। और जो है वो एक साथ जो है पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि महिला और जो है लड़का लड़की दोनों के लिए समान रूप से जो है वो शिक्षा होना चाहिए। असल शिक्षा है। और को एजुकेशन को जो है स्वामी दयानंद ने भी जो है निषेध जो है वो करार दिया है। तो ये जो है कोई ऐसी बात नहीं है। आदमी का अलग अलग विचार होता है, वो अपने विचार को भारत में जो है संविधान के संदर्भ में आजादी से रख सकता है। अच्छा एक मिनट अंबर जैदी रुकिए। अब्दुल हमीद नोमानी जी, आपके इस स्टेटमेंट को जिसको आप लगातार हवा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वाकई में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम जो तबके के लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय से लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज खोलने की अपील की जाती है ताकि उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाए। तो आपको अभी तक क्या रोका गया था या आप रुके हुए थे कि किसी तरह का इस तरह की खबर हम पहले पैदा करते हैं और उसके बाद इन लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज और धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? कुछ होगा तब आप लड़कियों के लिए कुछ करेंगे? ये तो जो है वो सिलसिला जो है और ये कर्म जो है वो चल रहा है शिक्षा का। ये तो जो है उसको बढ़ावा देना है और इसकी परिधि को जो है कितना जो है वो बढ़ाना फैलाना है। ये तो जो एक चर्चा जो है होती रहती है। जैसे शिक्षा को लेके जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लेके बात होती है कि यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, विश्वविद्यालय बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए। जिसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है नहीं मौलाना अरशद मदनी ये कहने वाले कौन होते हैं कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? वो कौन होते हैं? ये दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानते हैं, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये जो है ऐसा नहीं कि सबको ज्ञान होता है, बहुत से को ज्ञान होता है, कुछ को ज्ञान नहीं होता है। तो ये अज्ञानतावश भी जो है इस तरह की बातें होती है। तो ये हिंदू मुसलमान दोनों को जो है अपनी लड़कियों के बारे में वो शिक्षा को लेकर जो है विद्या को लेकर जो है वो प्रयास करने का और अपनी बात कहने का जो है संवैधानिक रूप से जो है वो आजादी मिली है। शिक्षा को लेकर भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से महिलाओं को अलग करके ये पूरी तरीके से तालिबानी जैसा कि अभी महिलाओं को अलग कहाँ किया जा रहा है? महिलाओं को अलग क्या बात कर रहे हैं नोमानी जी? नोमानी जी एक मिनट, एक तो पहले लड़कियों के ठेकेदार बन जाते हैं। रुक जाइए अंबर जैदी, मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। पहले तो आप लड़कियों के ठेकेदार बन जाते हैं। पहले आप उन्हें ये बताते हैं कि आपको उनके अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। दूसरा फिर आप ये बोलते हैं कि उनके लिए अब स्कूल और कॉलेज और धर्म के ज्ञान के लिए तमाम चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। ये आप किस पैरामीटर पर तय करते हैं? आप मुझे बताइए, जो मदनी साहब कह रहे हैं आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मिलाइए नहीं बातों को कि हिंदू लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए, मुस्लिम लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए। जो मदनी साहब ने कहा है, आप क्या उनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये मुझे बताइए, फिर इस पर मैं जवाब दूंगी अंबर जैदी से। मौलाना मदनी जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र पे जो है प्रभाव रखते हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है। हम जो है उनसे जो है इस मामले में सहमत हैं। बताइए, कमाल है। अंबर जैदी वो इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें कुछ गलत ही नहीं लगता इस बात में। अरे अंबर जैदी का जो है इतना बड़ा कार्य क्षेत्र नहीं है जितना बड़ा मौलाना मदनी का है। गया है ना तालिबानियों का, उससे तब पता चल रहा था कि ऐसा कुछ होगा कि तालिबान तो अफगानिस्तान तो हो गया, हिंदुस्तान की बारी है। तालिबान ने महिलाओं के और पुरुषों के बैन लगाया है कि वही मानसिकता है भारत में लेके आना चाह रहे हैं। भारत संविधान करता है, तालिबानी मानसिकता बिल्कुल नहीं चलेगी और फिर इतनी सक्षम है कि वो अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठा सके। आप कौन होते महिलाओं के लिए फैसला करने वाले? भारत में पहले ही सैकड़ों मदरसे खुले हुए, क्या वो पीछे तालीम के नेता में जो और महिलाओं को जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन है उसमें भी आप अलग करना चाहते हैं? महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे बढ़ने दीजिए। आप क्यों धर्म के नाम पर लोगों को अलग करना चाहते हैं? आप तो बहुत गंदा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अब क्या हुआ? अगर महिला पुरुष और हर धर्म के लोग एक साथ नहीं पढ़ेंगे तो एक दूसरे के धर्म को कैसे जानेंगे, संस्कृति को कैसे समझेंगे और जेंडर सेंसिटिव कैसे बनेंगे? आप इस तरह अलग अलग कहेंगे, इसीलिए तो आप महिलाओं की इज्जत करना नहीं चाह रहे क्योंकि वो शिक्षा
मेरे पास लड़की के केस आते हैं, मदरसे के भी केसेस आते हैं, लड़कों लड़कियों के भी केसेस आते हैं। तो मौलाना इनके बातें बिल्कुल अनर्गल है, निराधार है। ये शिक्षा से नहीं रोका जा रहा है और ये धर्मों जानकारी से लेने से रोका जा रहा है। ना करे, लड़कियों की एजुकेशन पे, उनके अधिकारों पे ध्यान दिया जाए, उनको उनके इस्लामिक अधिकारों से अवगत कराया जाए, उनके लीगल अधिकारों से अवगत कराया जाए। अवगत जो है वो कराया जा रहा है, उससे नहीं रोका गया है, उससे नहीं रोका गया है। ये बिल्कुल निराधार अनर्गल बातें हैं, ये बिल्कुल अनर्गल और जो है निराधार बातें हैं। मौलाना ने इससे नहीं रोका है शिक्षा से। उसको बैठ के देखते रहते हैं, उसकी पूरी तरीके से पैरोकारी करते हैं। ये तालिबानी मानसिकता नहीं है तो फिर क्या है? एक संविधान से चलने वाला मुल्क, वहां पर बैठकर आप इन सारी चीजों की पैरोकारी करते हैं, इसका मतलब क्या बनता है बता दीजिए मुझे। बिल्कुल हमें अधिकार है, हमें बिल्कुल अधिकार है, सबको अधिकार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। शिक्षा प्राप्त करने से, जानकारी से किसी को नहीं रोका जा रहा है। मौलाना ने ये कहा है कि दोनों अलग अगर पढ़ेंगे तो कई तरह की जो है। सोमानी जी, सवाल तो यही है कि अभी तक लड़कियों को अपने धर्म से जुड़ी हुई स्कूलों में जाने से, कॉलेजों में जाने से किसने रोका हुआ था? किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे थे? इससे मैं आगे बढ़ाऊंगी अपनी चर्चा को। इधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मौलाना के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बताया। मौर्य ने कहा है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन उसी बीच जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दे दिया और उन्होंने कहा कि को एजुकेशन पर कहा कि लड़के और लड़कियों को एक साथ नहीं जाना चाहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम साहब मौजूद हैं। सर, मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग स्कूल में भेजना चाहिए, जबकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। देखिए, जो भी जैसा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के राजनीति की जा रही है और उसके कारण से इस प्रकार की बातें की जाती हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और भारत को कोई अफगानिस्तान नहीं बनने दिया जाएगा। भारत के अंदर तालिबानी सत्ता नहीं है। यहाँ भारत के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ जिस प्रकार से दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ेगा। सर, सानिया मिर्जा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, ये बार बार कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है यहाँ बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि अलग अलग भेजिए। बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, ये हमारा नारा है। बाकी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए। कार्रवाई होगी सर ऐसे लोगों पर? निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। जो समाज में इस प्रकार का विष घोलने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। तो अब्दुल साहब, आपने सुना, मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार तो ये तुष्टीकरण वाला बयान मान रही है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तुष्टीकरण ने, स्वामी दयानंद ने भी यह कहा है कि जो है लड़के लड़कियों की शिक्षा का जो है वो अलग अलग जो व्यवस्था होना चाहिए। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तो ये एक आदमी अपनी राय रखता है, विचार रखता है, उसको आप राय और विचार तो रखता है, लेकिन अब्दुल हमीद नोमानी जैसे लोग उस राय को पुख्ता भी तो करते हैं। दिक्कत ये है। पुख्ता का मतलब ये है कि उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। एक आदमी अपना मत रखता है, राय रखने का अधिकार है। मैं कह रहा, स्वामी दयानंद जी ने भी कहा कि लड़का लड़की शिक्षा। अभी आप देखिए, यही अंतर विरोध है। अभी आपने कहा कि किस तरह से उनकी एक अच्छी खासी पकड़ है, वो कुछ बोलते हैं तो उसका व्यापक असर होता है। तो अभी आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनकी राय है। उन्होंने अपने हिसाब से आप शब्दों को, बयानों को तोड़िए और मत मरोड़िए। आपके सामने है, ये सारी चीजें एक सोची समझी साजिश के तहत का स्वागत किया गया है। जितनी खुशी हिंदुस्तान में मनाई गई है ना ऐसे लोगों के द्वारा, उससे साफ जाहिर होता है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये भारत में भी उस तरीके की मानसिकता यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही अफगानिस्तान में हुआ, साथ के साथ इन्होंने ये शोषा उठा दिया। इसका मतलब क्या बनता है आप सब बखूबी समझते हैं। और मौलाना साहब भले बाकी जानते हैं कि वैसे तो आप हमेशा संविधान के आर्टिकल 21 ये वो सारे गिना देते हैं, लेकिन महिलाओं की कोई आर्टिकल नहीं होते। वो भारत की नागरिक नहीं है। क्या मुस्लिम महिलाएं, उनको कोई उनका कोई संवैधानिक उनका अधिकार का संरक्षण नहीं होता। मौलाना मदनी उनके ठेकेदार है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए, वो क्या चाहती है, महिलाओं को भी तो पूछिए वो क्या चाहती है। जब हमारे देश में हर बेटी हर तरीके से आगे बढ़ रही है, फाइटर पायलट बन रही है, कहाँ बेटियां नहीं है। हर देश हर फील्ड में अपना नाम कमा रही है। आप महिलाओं को सिर्फ बुर्के में रखिए और अलग महदूद करके उनको कमरों में बंद कर दीजिए, ताकि वो आपके हाथ से न निकल जाए, आपकी सत्ता ना खत्म हो जाए। इतनी सिक्योरिटी आपको सिर्फ और सिर्फ महिलाओं से,
इस्लाम तो ये नहीं मौलाना कि क्यों आप अरशद इस्लाम मदनी ने पे जो बयान दिया लेकिन मुस्लिम स्कॉलर आप हैं अब्दुल हमीद नोमानी जी, मैं तो आपसे ये उम्मीद कर रही थी कि आप उन लड़कियों के लिए आगे आएंगे और बोलेंगे कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, लेकिन आप तो खुद ही किस तरह से मदनी जी के आवाज में सुर मिलाते दिखे। ये बड़ा ही अलग तरह का नजरिया है। जो मुस्लिम लड़कियां देख रही होंगी वो आपके बारे में क्या सोच रही होंगी और अपने भविष्य को लेकर किस तरह की उनको एक आशंका होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोनों का हमारे साथ शुक्रिया। अंबर जैदी आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। नोमानी जी आपका भी धन्यवाद। इधर जामियत उलेमाए हिंद के इस बयान पर घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। ये हिंदुस्तान जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। और जो लोग शरीयत के डंडे को चला करके संविधान की मूल भावना पर हमला करने की कोशिश करते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। और ये लोग उस तरह की मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो लड़कियों की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ हैं, लड़कियों के एजुकेशन के ख़िलाफ़ है। और ये तय थोड़ी करेंगे कि बच्चियाँ को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में जाएंगी या जो है कहीं और जाएंगी, ये तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इस तरह की विकृत मानसिकता को इस देश ने कभी नहीं एक्सेप्ट नहीं किया है और ना कभी एक्सेप्ट करेगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि वहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं वहां भगदड़ हुई है और उसमें घायल हो गई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी थी और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खोला गया तो वो अंदर जाने के लिए लोगों की दौड़ लग गई। वहां बताया गया कि इस दौरान हुई भगदड़ में 25 से 30 लोग जिसमें महिलाएं हैं वो घायल हुई हैं। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ये खबर है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं भगदड़ में घायल हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी और वैक्सीनेशन सेंटर का जैसे ही गेट खुला वहां पर दौड़ लग गई और इसी दौड़ में कई महिलाएं जख्मी हुई है। 25 से 30 महिलाओं के घायल होने की जानकारी है और वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने इन महिलाओं को जल्द से जल्द पानी उपलब्ध करवाने की कोशिश की। आशिका सिंह हमारे साथ इस खबर पर हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। आशिका, इतनी भीड़ काबू नहीं कर पाए, भगदड़ मच गई, 25 से 30 महिलाएं घायल हो गई, कब का वाकया है? देखिए, आज दोपहर की ये घटना है जब वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। धूपगुड़ी है ये जलपाईगुड़ी का, वहां पर की घटना है। और जैसे ही ये स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, जैसे ही गेट खुला वहां पर भगदड़ मच गई। कई महिलाएं उसमें जो है घायल हुई हैं। करीब 25 से 30 महिलाएं हैं जिनको वहां पर जो जिला अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। कुछ जो है को प्राथमिक चिकित्सा के बाद वहां से छोड़ दिया गया है। लेकिन आगे इस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था है आशिका? देखिए, फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जैसे जो जानकारी है वैक्सीन के कितने डोज अवेलेबल हैं और पहले से कितने डोज दिए जाएंगे, इन सबको और भी जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वैक्सीनेशन लगेगी, कोरोना से बचेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन वहां लाइन लगी थी, भीड़ इतनी ज्यादा थी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं वहां मची भगदड़ में घायल हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है जिसके मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी और वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खोला गया तो अंदर जाने के लिए भगदड़ सी मच गई। बताया गया कि इस दौरान 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। तो भीड़ बढ़ने से भगदड़, लेकिन जिस तरह से आशिका हमारी सहयोगी बता रही थी कि किस तरह से अभी तक आगे दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इस तरह से भगदड़ ना मचे, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इतनी अव्यवस्था वैक्सीनेशन सेंटर पर अगर थी तो फिर वहां पर व्यवस्था को दुरुस्त करने वाले क्या कर रहे थे, और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे तो सही से अगर व्यवस्था की जाती तो 25 से 30 महिलाएं घायल नहीं होती और वैक्सीनेशन सेंटर में जो लोग कोरोना का टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे वो एक हादसे का शिकार ना होते जिसमें महिलाएं शामिल हैं, जिसमें उनकी संख्या 25 से 30 बताई जा रही है। और ये भगदड़ मची है वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। गेट जैसे ही खुला वैसे ही महिलाएं दौड़ पड़ी और इसी भगदड़ में 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। बड़ा ही अजीब मामला है, वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह की भगदड़, ये अपने आप में बड़ा ही अलग सा मामला दिख रहा है मुझे आशिका। व्यवस्थाएं लग रहा है पूरी तरह से लचर थी वहां पर। देखिए, बिल्कुल सवाल जो तस्वीरें हैं उस पर उठना तो लाजिम है कि वहां पर
आशिका, आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगी, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह के हालात वहां पर थे और ये भीड़ की तस्वीरें दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर। देखिए किस तरह से एक पुलिस का जो जवान है वो खदेड़ता हुआ भी भीड़ को नजर आ रहा है। धक्कम धुक्की तो तभी हो रही थी और फिर दूसरी तस्वीरें जब भगदड़ के बाद की सामने आई, जिसमें 25 से 30 महिलाओं के घायल होने की जानकारी मिल रही है। और इन दोनों ही तस्वीरों से आप समझिए अव्यवस्था, खराब प्रबंधन और उस वजह से घायल हुई महिलाएं। और ये बड़ी तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इस तरह की भगदड़ का ये अपने आप में अलग मामला है। वहां पर महिलाओं की भीड़ थी, पुरुषों की भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ अगर एकत्रित होनी थी, क्या इन सभी को वैक्सीनेशन होना था इनका, या फिर कुछ लोगों का होना था? और अगर कुछ लोगों का होना था तो बाकी लोग क्यों भीड़ लगाए हुए खड़े हुए थे? और अगर बाकियों को भी लग रहा था तो व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं थी? और नहीं थी तो वापस भेजा जाना चाहिए था उन लोगों को कि आप सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि आपके पास व्यवस्था नहीं है। आशिका, ये जो भीड़ थी जिसमें भगदड़ मची, 25 से 30 महिलाएं घायल हुई, इन सभी को वैक्सीनेशन होना था? देखिए, वैक्सीन को लेकर के पिछले कई दिनों से केंद्र और राज्य के बीच में ठनी है। आरोप ये लगते रहे हैं कि वैक्सीन कम आ रहे हैं और इस बीच कई दिन ये भी देखा गया है कि या तो कोविशील्ड की डोज जो है वो नहीं मिल पाने की वजह से बंद की गई है सरकार की तरफ से। और इस बीच जिनका सेकेंड डोज ड्यू है वो अक्सर जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर उनकी भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसी क्रम में आज ये जो जलपाईगुड़ी का धूपगुड़ी है वहां पर जो भीड़ है वो आ गई और अचानक से बहुत कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ा क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो वहाँ पर वैक्सीन आज कितने डोज दिए जाएंगे कितने नहीं ये तय किया जा रहा था। और जैसे ही गेट खुला वैसे ही भगदड़ मच गई वहाँ पर और सबसे ज्यादा जो इसका शिकार हुई है वो महिलाएं हैं। कई महिलाएं, जैसा कि आपने बताया, 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं जिनको वहाँ पर स्थानीय अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ को वहाँ पर भर्ती करके इलाज किया जा रहा है, कुछ को प्राथमिक चिकित्सा के बाद छोड़ दिया गया है। अच्छा, एक और बात जो समझ में चाहती हूँ मैं वो ये कि यहाँ पर पुरुष भी दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रहे हैं, लेकिन भगदड़ का शिकार सिर्फ महिलाएं हुई हैं। देखिए, महिलाएं जो है वो आगे थी और क्योंकि पुरुष जो है वो आगे निकलने की होड़ में संभव है कि धक्का मारकर आगे निकल रहे हो, जिस दौरान महिलाएं जो है वो दौड़ नहीं पाई, गिर गईं, उनको चोट ज्यादा लगी, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है जी आशिका, शुक्रिया इस जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीरें हैं जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने पहुंची कई महिलाएं भगदड़ का शिकार हुई हैं। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर, जिसमें आप देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुटी और जैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर का गेट खुला अंदर जाने के लिए भगदड़ मच गई और इस दौरान भगदड़ में 25 से 30 महिलाएं घायल हो गई। तो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें और बेहद ही परेशान करने वाली तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं एक साथ भीड़ में एकत्रित हैं और गेट जैसा ही खुला वैसे ही वो भागने की कोशिश करती हैं और इसी दौरान भगदड़ हो जाती है। भगदड़ के बीच 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं और ये वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं और वहाँ पर चीख पुकार का मंजर है। बड़ा ही अजीब माहौल बना हुआ था उस वक्त जब ये भगदड़ मची है। बड़ी संख्या में महिला थी वहाँ पर, वो वहां पहुंची थी और इस दौरान भगदड़ हुई और 25 से 30 महिलाएं घायल हुई हैं। आशिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आशिका, ये जो तस्वीरें अभी हम लेटेस्ट दिखा रहे हैं तो और भी परेशान करती हैं। बिल्कुल, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि महिलाएं जो है वो कैसे भीड़ में दब रही हैं, कुचल रही हैं और धक्का मुक्की जो हो रही है वो देखा जा सकता है। कई महिलाओं को काफी चोट आई है जहां उनको लोग जो है उठा करके और ले जा रहे हैं चिकित्सा के लिए। तो तस्वीरें जो वैक्सीन के लिए जो भीड़ और भगदड़ मची है जलपाईगुड़ी की वो जो है डराने वाली हैं। और भीड़ जैसे कि इसके पहले भी तस्वीरों में देखा गया है कि गेट के सामने ही, इससे पहले कि गेट खुलता, जो वहाँ पर महिलाएं पुरुष वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर और कोविड के नजरिए से भी देखें तो
वहाँ भी कोई डिस्टेंसिंग नहीं और लोग एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े थे। और जैसे ही ये गेट खुला है, अंदर सबसे पहले पहुंचने की होड़ में, वैक्सीन लेने की होड़ में ये जो महिलाएं हैं 25 से 30 की संख्या में बताया जा रहा है कि वो घायल हुई हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये आशिका, कोरोना का समय चल रहा है, अभी थर्ड वेव का खतरा लगातार बना हुआ है और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, ये कितनी बड़ी खराब व्यवस्था की मिसाल पेश करती हुई तस्वीर है। ये खुद तस्वीरें ही दिख रही हैं, बयां कर रही हैं इस बात को। देखिए, बिल्कुल प्रशासन पर उंगली उठना लाजमी है जो तस्वीरें हैं उसको देखते हुए, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि कोरोना से बचाव के लिए ये लोग वहां पर वैक्सीन लेने पहुंचे और कोरोना जैसे फैल सकता है उसी अंदाज में ये लोग नजर आए, बिल्कुल चिपक कर एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की होड़ में, सबसे पहले वैक्सीन लेने की होड़ में, क्योंकि पिछले कई दिनों से राज्य में जगह जगह से ये खबरें आई हैं कि वैक्सीन कम होने की वजह से लोगों को वैक्सीन जो है वो पूरी तरह नहीं दी जा सकी है। इसको लेकर के राज्य सरकार ने केंद्र पर उंगली भी कई बार उठाई है कि दूसरे जो राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल से छोटे हैं उनको ज्यादा वैक्सीन की संख्या दी गई है और पश्चिम बंगाल को कम वैक्सीन दी गई है। हालांकि इस बीच वैक्सीनेशन राज्य में चलता रहा है, लेकिन आज जो तस्वीरें ये जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी से सामने आ रही हैं, ये डराने वाली हैं और जाहिर है इसको देखते हुए प्रशासन पर सवाल भी उठेगा वहाँ पर, जैसा कि देखा जा सकता है। आशिका, शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। और ये तस्वीरें वाकई में सामने आना इसलिए जरूरी था कि पेंडेमिक का समय चल रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ एकत्रित, वो भी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर, और भगदड़ मच जाती है, 25 से 30 महिलाएं घायल हो जाती हैं। ये अव्यवस्था की चरम सीमा की तस्वीरें हैं। और इधर अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद अब वहां तालिबान के लड़ाकों का राज है। पूरे अफगानिस्तान में हाहाकार मचा है। हालांकि तालिबान के नेता वहां शांति और लोगों को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिन्होंने तालिबान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में तालिबान के लड़ाकों ने एक आदमी को फांसी दे दी और फिर उसके शव को हेलीकॉप्टर से बांधकर पूरे शहर में इसकी नुमाइश की गई है। दूसरी तस्वीर में तालिबान के लड़ाके विरोधियों को घर में घुसकर गोली मारते दिखाई दिए हैं। अफगानिस्तान से एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसके जरिए तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर आपके सामने होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में तालिबान के लड़ाके अमेरिका के छोड़े हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उड़ते दिखाई दिए हैं और उसी हेलीकॉप्टर से तालिबान के लड़ाकों ने एक आदमी को फांसी पर लटका दिया। यही नहीं, तालिबान के लड़ाके लोगों में खौफ पैदा करने के लिए रस्सी से बंधे उस शव को शहर के ऊपर काफी देर तक उड़ाते रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो तस्वीर आपके सामने है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान से हैरान करने वाले, डराने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। लगातार तालिबान का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सबके सामने हो गया है। सोशल मीडिया पर ये वायरल वीडियो जिस वक्त आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो में तालिबान के लड़ाके अमेरिका के छोड़े हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उड़ते दिखाई दिए और उसी हेलीकॉप्टर से तालिबान के लड़ाकों ने एक आदमी को फांसी पर लटका दिया। अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही काबुल में तालिबान का कोहराम जारी है। तालिबान के लोग अब पुरानी सरकार के नुमाइंदों और तालिबान विरोधियों को ढूंढ कर मार रहे हैं। पत्रकार लारा लोगन ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें लोग एक घर में घुसकर गोलीबारी कर रहे हैं और घर के अंदर से लगातार आ रही गोलियों की आवाज दहशत पैदा करती है। यह है तालिबान का असली चेहरा। तालिबान की कथनी और करनी का फर्क इसी से समझा जा सकता है। दुनिया के सामने आम आदमी से लगातार माफी का दावा करने वाले तालिबान अब घर में घुसकर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। और अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान खत्म हो गया है। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपने कब्जे को जमा लिया है।
अमेरिका के सैनिकों के जाते ही तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से दुनिया के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान के पास अमेरिका और दूसरे देशों के बड़ी संख्या में हथियार मौजूद है। तालिबान के पास इस वक्त 8000 सेना के ट्रक, 600 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान मौजूद हैं। ये वो आधुनिक और घातक हथियार हैं जिसे अमेरिका ने अफगान सेना को मुहैया कराया, जिस पर अब तालिबान चढ़ बैठा है और अपनी नई ताकत की नुमाइश कर रहा है। मतलब ये कि इस वक्त तालिबान अमेरिकी हथियारों के जखीरे पर बैठा है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के हथियार इस वक्त तालिबान के पास मौजूद है। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी हथियार चिंता का विषय बनते जा रहे हैं कि आखिर इन हथियारों के जरिए तालिबान क्या कर सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हथियार वहाँ पे, हथियार, गोले बारूद, बाकी जितना भी सिस्टम है वो वहाँ पे अमेरिका छोड़ के आया, जो कि पिछले 20 साल से वहाँ पे यूज़ कर रहा था। कितना बड़ा थ्रेट आप इस चीज़ को मानते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से और ग्लोबल पर्सपेक्टिव से? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो स्मॉल आर्म्स हैं सबसे ज़्यादा खतरा उनसे है, क्योंकि ये जो स्मॉल आर्म्स हैं ये टेररिस्ट ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मॉडर्न स्मॉल आर्म्स हैं, जो राइफ़ल्स वगैरह जो कब्ज़े किए हैं, राइफ़ल्स, मशीन गन्स वगैरह, ये एक टेररिस्ट का हथियार है और ये लाखों की तादाद में है। तो किस प्रकार से अभी तालिबान की सरकार जो चलाएगा, इनके ऊपर किस प्रकार से कंट्रोल रखेगा, या यही हथियार पाकिस्तान को जाएंगे और वो आगे उग्रवादी ग्रुप्स को जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है। क्योंकि सर लंबे समय से 20 साल से अमेरिका ने ट्रेनिंग भी दी और हालांकि अभी तक ये नहीं बताया जा रहा है कि जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं वो क्या करने वाले हैं, क्या उनको अपने साथ रखेंगे या क्या उनके साथ सलूक किया जाएगा। तो जो वहाँ पे अभी अपने सिस्टम्स रखा है उसका इस्तेमाल तालिबान कैसे कर पाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा है नहीं उनके पास। देखिए, तालिबान का इतने ज़्यादा हथियार हैं, ये तालिबान को इनकी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, जो आर्मी उनकी है, पहले तो उन्होंने ये जो पुलिस और अफ़गानिस्तान की आर्मी बनाई थी वो तकरीबन 3 लाख लोग थे। अभी अफ़गानिस्तान एक छोटा देश है और वो 3 लाख इतनी बड़ी संख्या के सैनिक और पुलिस वाले अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफ़गानिस्तान की जब सरकार चल रही थी तो इसको सपोर्ट करने के लिए कम से कम $3 बिलियन बाहर से आते थे इस सेना को सपोर्ट करने के लिए। अभी ये पैसा उनके पास नहीं है, तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार जो सैनिक हैं जो पे रोल्स में रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो जो बाकी जो हथियार हैं, क्या ये अफ़गानिस्तान क्या करता है, इनको बेचेगा? और न्यूज़ 18 साथी बायजू एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 21। अगर आपके भी किसी ऐसे बच्चे को जानकारी है कि जिसकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, तो वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर करवाएं न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।